बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। कल होने वाली लेजिस्लेशन कानून साजी जो कि ईवीएम से मुतालिक भी थी, उसमें मुतादिद बिल भी थे। कहा जाता है कि 33 या 34, अभी तक तादाद भी मालूम नहीं, इतनी जल्दी से और इतनी तेजी से कवानीन जो है वो कल मुश्तरका इजलास के अंदर जो है वो पास किए गए हैं। उसमें सबसे ज्यादा जो मुतनाज़ा कवानीन समझे जा रहे हैं, जिसके ऊपर बात हो रही है, उसमें ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज पाकिस्तानियों को ऑनलाइन वोटिंग का इख्तियार देना है। इसके ऊपर जाहिर है कि कल से अपोजिशन और हुकूमत के बीच एक लफ्जी जंग भी जारी है, उससे पहले भी थी, लेकिन अब अपोजिशन ये कहती है कि हमने इसको चैलेंज करना है, इसके ऊपर नया लाए अमल जो है वो हमने बनाना है और इसको जो है वो आगे बढ़ाना है। किस तरह से बढ़ाना है आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। इस्लामाबाद में पिछले कई दिनों से बहुत सारी तारीखें भी गूंज रही हैं। कोई 19 तारीख कह रहा है, कोई 20 तारीख कह रहा है और कह रहे 20 तारीख के बाद शायद अपोजिशन एक वाजे एजेंडे के साथ आएगी, शायद हुकूमत ज्यादा कमजोर हो जाएगी, वगैरह वगैरह ये सारी बातें। लेकिन इसी दौरान आज कौमी असम्बली की कायमा कमेटी जो है उसके अंदर कानून और इंसाफ की, उसमें आइंदा आम इंतखाबात में जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से पूछा गया सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से, तो उन्होंने बहुत अहम स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि आइंदा जो आम इंतखाबात में हैं उनमें ईवीएम इस्तेमाल से कबल 14 मराहिल से गुजरना होगा और ये भी कहा कि इससे पहले तकरीबन 3 से 4 पायलट प्रोजेक्ट्स भी करने होंगे, तब कहीं जाके ये ईवीएम जो है इसके ऊपर काम हो सकेगा। इसी तरह से इलेक्शन कमीशन जो है उसने भी स्टैंडिंग कमेटी जो पार्लियामेंट की थी इस हवाले से, उसके अंदर बहुत वाज़ेह लफ्जों में अपने एतराजात जो थे वो जमा करवाए थे और उसमें एक बड़ा एतराज, जो 37 एतराजात बहुत मशहूर भी हैं, उसमें से बड़े एतराजात जो थे वो ये थे कि मशीनें जो हैं ईवीएम की, उसमें कोई छेड़खानी हो सकती है और इसका सॉफ्टवेयर भी बहुत आसानी से बदला जा सकता है। ये भी कहा गया था कि ये यकीनी बनाना तकरीबन नामुमकिन है कि हर मशीन दयानतदारी के साथ काम कर सके। कानून के तहत जरूरत के मुताबिक एक दिन में पोलिंग तकरीबन नामुमकिन होगी। ये याद रहे कि कल शफकत महमूद साहब ने, जो कि वफाकी वजीर है, स्टेटमेंट दिया है कि मुख्तलिफ मराहिल के अंदर भी इलेक्शन जो है वो अगला वो हो सकता है। इसी तरह से ये भी कहा था इलेक्शन कमीशन ने कि इंतखाबी तनाज़े की सूरत में कोई सबूत दस्तयाब नहीं होगा, यानी ये डर और ये खदशा मौजूद है। बैलेट पेपर्स में तब्दीली के हवाले से आखिरी लम्हात में अदालती अहकामात की वजह से, डेटा इंटीग्रेशन और कन्फिगरेशन की वजह से इंतखाबात में धोखाधड़ी का इम्कान पैदा हो सकता है। ईवीएम रियासती इख्तियार का गलत इस्तेमाल इंतखाबी धोखाधड़ी, सियासी और इंतखाबी तशद्दुद को नहीं रोक सकती। जल्दबाजी में जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने की सूरत में आइन के मुताबिक आजाद, मुनसिफाना, काबिल एतमाद और शफाफ इंतखाबात का इनकाद मुमकिन नहीं। जर्मनी, हॉलैंड, आयरलैंड, इटली और फिनलैंड ने सिक्योरिटी की कमी की वजह से ईवीएम का इस्तेमाल तर्क कर दिया। ये वो चीदा 37 में से एतराजात थे जो कि इलेक्शन कमीशन ने उठाए थे, बताए थे और वो अभी तक इस पे मुतमईन नहीं। और आज सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की स्टेटमेंट जो है वो हमने आपको सुना दी। दूसरी जानिब अपोजिशन जो है वो क्या करना चाहती है? अपोजिशन शायद अब 3 तरह की पॉलिसीज इख्तियार करना चाहती है। कानूनी जंग इस मामले के ऊपर लड़ना चाहती है। दूसरी जानिब वो पार्लियामान के अंदर जो जंग है, जो नंबर्स गेम है, उस पर भी हुकूमत पे प्रेशर रखना चाहती है। और तीसरी वो एहतजाज करना चाहती है, जो अब तक की सूरत-ए-हाल समझ में आई है। बहरहाल चूंकि मुनक़सिम अपोजिशन है, लिहाजा हम ये नहीं कह सकते कि वो किसी एक एजेंडे पे मुत्तफिक होंगे, लेकिन पार्लियामान की हद तक हमें लगता है कि वो अदम एतमाद जो है वो हर मरहले के ऊपर डिप्टी स्पीकर से लेके चेयरमैन सेनेट तक वो लेके जाना चाहते हैं और शायद उसके बाद वो वजीर आजम तक भी आना चाहते हैं। इसमें उनको कितनी कामयाबी होगी, नहीं होगी, ये बहुत अहम है। लेकिन इसके साथ साथ आज आपने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो टोन थी वो बहुत सख्त टोन थी, बहुत तनकीद उन्होंने की और सख्त तनकीद की। मैं सुनवाना चाहती हूँ कि उन्होंने आज जो तकरीर की है उसमें अहम बातें क्या कही हैं, जरा सुनिएगा। 17 नवंबर को पाकिस्तान की तारीख का यौम सियाह था। आज भी हम जमहूरियत की बालादस्ती की तहरीक चला रहे हैं, उसके बावजूद हमारे ऊपर गैर जमहूरी कोर्टों की गिरफ्त मजबूत होती चली जाती। हमारा इख्तिदार इनके रहमो करम है, हमें इनके हाथों से अब इख्तिदार नहीं चाहिए। उन्हें आसान समझ लिया है कि शायद हम जो चाहे कर सकेंगे। अगर सारी अपोजिशन भी लेट जाएगी, जमीयत उलमा इस्लाम सीधा सबर होकर इस बदउनवानी का मुकाबला, एक दिन तो आखिरी जंग लड़नी है। जाली अक्सरियत इंतखाबी इस्लाहात दे रहे हैं कि हम इन ग्रामीण को अपने जूते पे नौ करते हैं। आइन कुछ कहता है और होता कुछ है। अब मजीद ये नहीं करेगा।
इसी मामले के ऊपर हमने सोचा है कि एक तो मुस्तकबिल, सियासी मुस्तकबिल, कानूनी मुस्तकबिल, इन कवानीन का मुस्तकबिल क्या होगा, क्या ये स्ट्राइक डाउन हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, इसके मुताबिक इलेक्शन होते हैं तो क्या होता है, कितने डिले हो सकते हैं, बल्दियाती इंतखाबात है नहीं, इनका इस्तेमाल कैसे होगा, इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात कैसे दूर होंगे, बहुत सारे सवालात हैं। सोचा कि कुछ कानूनी और सियासी माहिरीन जो हैं उनको हम आज अपने प्रोग्राम में शिरकत की दावत दें। हमारे साथ मौजूद है जनाब हामिद खान साहब, जो कि सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमाओं में से हैं, और कानून और इंसाफ के लिए इनको कौन नहीं जानता। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। जनाब कामरान मुर्तजा साहब सेनेटर हैं, जमीयत उलमा इस्लाम के और मारूफ कानूनदान हैं, अगेन सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी रहे हैं। आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने का। जनाब सलमान अकरम राजा साहब, अगेन पाकिस्तान में आइन और कानून का कोई हवाला हो और सलमान अकरम राजा साहब की बात ना हो तो शायद ये मुमकिन नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का भी सलमान साहब। सबसे पहले सलमान साहब, मैं आप ही के पास आना चाहती हूँ कि ये जो इलेक्शन कमीशन के एतराजात, ये कानून साजी और आगे इंतखाबात, आपको एक तो इसकी जो कानूनी हैसियत है, मसलन अपोजिशन चाहती है इसको चैलेंज करें, क्या लगता है आपको कि क्या हो सकता है इसको देखते हुए? देखिए, चैलेंज तो किसी कानून को किया जा सकता है और अदालतों के पास ये इख्तियार है कि कानून को वो कलअदम करार दे दें, लेकिन यहां हमें देखना होगा कि कौन सी आईनी बुनियाद बनती है जिसकी बुनियाद पर आप ईवीएम का कानून है बिलखुसूस उसको चैलेंज कर सके। क्या ये किसी बुनियादी हक से मुतसादिम है, या क्या ये कोई विफाक ने सूबाई इख्तियारात में दखल अंदाजी की है जो कि बज़ाहिर नजर नहीं आता। तो हमें देखना इसको बुनियादी हुकूक के हवाले से ही होगा, और बुनियादी हुकूक जो है उनका दारोमदार एक शफाफ इलेक्शन पे है। ये हमारे फैसले हैं आला अदालतों के कि अगर इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो मशकूक हो तो तमाम आईनी निजाम जो है वो मशकूक हो जाता है। अब देखना यह है कि अगर इलेक्शन कमीशन आकर अदालत के सामने ये मौक़िफ़ इख्तियार करता है कि इस ईवीएम की सूरत में अगला इलेक्शन किसी सूरत शफाफ नहीं हो सकेगा, इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो लवाजमात हैं, वो पूरी नहीं की जा सकती इस कलील अरसे में जो अब अगले इलेक्शन के दरमियान है। मिसाल के तौर पे लाखों की तादाद में मशीनें बनाना होंगी, उनमें सॉफ्टवेयर एम्बेड करना होगा, फिर लाखों की तादाद में जो अमला है, जो हमारे प्रिजाइडिंग अफसरान हैं, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर हैं, उनको ट्रेनिंग देना होगी, और इससे बढ़कर मैं समझता हूँ वोटर को ट्रेनिंग देना होगी कि वो एक बूथ में जाए, उसके सामने एक गैर मानूस मशीन पड़ी हुई है, उस मशीन को कैसे इस्तेमाल करना है। फिर कहा जा रहा है कि एक कागज का टुकड़ा भी निकलेगा, उस कागज के टुकड़े को भी उसने तय करके बैलेट बॉक्स में डालना है। अगर ये तमाम बातें जो हैं इनके हवाले से ट्रेनिंग मुमकिन नहीं है इस अरसे में, और इनको इस सिस्टम को अगर वेरीफाई जिसे कहते हैं कि इसकी एक तरह से तौसीक हो कि ये सिस्टम ठीक चलता है, उसके लिए जो बारहा एक आपको मशक करना होती है। भारत में सन 83 में ये पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल की गई, और मरहला बार उसको सन 98-99 में जाकर मुकम्मल तौर पे इलेक्शन पर नाफिज किया गया। हम कैसे 12, 14, 15 महीनों में ये कर लेंगे, बज़ाहिर ये बात मुमकिन नजर नहीं आती। तो यहाँ नुक्ता फिर ये बनेगा कि ये एक ऐसा निजाम थोपा जा रहा है इलेक्शन के ऊपर जिसके होते हुए एक शफाफ इलेक्शन का होना अक्ले सलीम को बिल्कुल मुमकिन नजर नहीं आता। आपके कि बहुत कोई गैर मामूली अकल के हमारे वोटर होंगे, गैर मामूली अकल का अमला होगा, वो सब संभाल लेंगे, मशीनें भी बन जाएंगी, ये मुमकिन नहीं है। तो इसको अगर बुनियाद बनाकर हम सुप्रीम कोर्ट या अदालत आलिया के सामने जाते हैं, किसी भी हाई कोर्ट के सामने, मैं समझता हूँ एक दिलचस्प ये मुकदमा होगा। अदालत को ये देखना होगा कि क्या हकायक की मौजूदगी में जो बज़ाहिर नजर आ रहे हैं तमाम इलेक्शन प्रोसेस को यरमाल बनाने की इजाजत दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती। इसी तरह जो ओवरसीज वोटिंग है इंटरनेट के जरिए, मैं अर्ज करता चलूं, उसमें कुछ मैंने तहकीक भी की है, दुनिया में कहीं इंटरनेट के जरिए वोटिंग का जो निजाम है उसको महफूज नहीं समझा गया। लेकिन महफूज से महफूज इंटरनेट का जो सिस्टम है वो हैक हो जाता है। हम जानते हैं कंप्यूटर हैकिंग जो है वो पेंटागन हो, वो बैंक, अभी एफबीआर का पूरा सिस्टम हैक हो गया सर। अभी रिसेंटली पाकिस्तान की जो एफबीआर है उसका इंटरनेट वोटिंग में तो हैकिंग का इतना बड़ा इम्कान है, और उस खास तौर पे अगर ये खदशा हो कि कोई अंदरूनी कुव्वत ही, कोई फरीक ही
اس معاملے کو خراب کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو امکان بہت بڑھ جاتا ہے. درست. کیسے اس کی توثیق ہوگی کہ اس میں دخل اندازی نہیں ہوگی؟ تو یہ ایک بہت میں سمجھتا ہوں گمبھیر دلچسپ ہوگا یہ عدالت میں جب معاملہ جائے گا. کامران مرتضیٰ صاحب، آپ تو اس قانونی کمیٹی کا حصہ بھی ہیں جو اس کے اوپر اپنی لیگل اوپینین بنا رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کن بنیادوں کے اوپر آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں، اور کیا آپ کے چیلنج یا آپ کے جو نقطے ہیں وہ اتنے مضبوط ہیں کہ عدالت اس قانون کو سٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہی ہوگی نا کہ کنٹری از ٹو بی رن تھرو چوزن ریپرزینٹیٹیوز. اب چوزن جو ہے نا وہ ریئلی چوزن ہونے چاہیے، اور جب اس ریئلی چوزن کے اوپر جو ہے نا جب شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے تو کیا اس بات کو جب شک پیدا ہو جائے گا تو کیا وہ واقعی چوزن رہ جائیں گے، اور یہ اس کی ریکوائرمنٹ آرٹیکل 2A کی یہ پوری ہوگی کہ وہ واقعی ریئلی چوزن ہے. اور جب اس کا ہمارے پاس یا کسی اور کے پاس کوئی ثبوت نہ ہوگا تو پھر جو ہے نا یہ ایک ایسا حق جو ہے جو کانسٹیٹیوشن نے جو دستور نے دیا ہوا ہے وہ حق متاثر ہو جائے گا، اور اسی پیرامیٹر پہ اس معاملے کو باقی چیزوں کے ساتھ ملا کے ہم آگے لے جانا چاہتے ہیں. اب اس کو آپ ایک اور اینگل سے بھی دیکھیے گا. آپ کا جو الیکشن کمیشن ہے آرٹیکل 218 219 کے، اس میں جب آپ اس میں جاتے ہیں تو وہ انڈیپینڈنٹ ہے. آپ کیا اس سب آرڈینیٹ قانون سازی کے تحت جو ہے آپ اس کی انڈیپینڈنس کو جو ہے وہ متاثر کر رہے ہیں؟ اگر یہ بات بھی جو ہے وہ عدالت پہ پرویل کرتی ہے آرگومنٹس کے نتیجے میں، تو یہ بھی ایک ون آف دی گراؤنڈ ہوگا کہ جی یہ ان کی انڈیپینڈنس کس طرح سے برقرار رہے گی جب ایک سب آرڈینیٹ جو ہے نا قسم کی لیجسلیشن جو ہے ان کو کہہ رہی ہے کہ آپ جو ہے نا پروکیور کریں مشینیں اور اس مشینوں سے جو ہے نا آپ سارا کچھ کروائیں. تو یہ ایک یہاں پہ ایک وہ پرابلم آ جائے گا. پھر انٹرنیٹ کی بات کرتے ہیں. انٹرنیٹ کی ہمارے ہاں تو 85-90% ایریا پہ تو پہلے انٹرنیٹ نہیں ہے. پہلے تو ہمارے ہاں تو الیکشن ہوتے نہیں ہے، وہ تو جو مزاج یار میں ہوتا ہے وہ رزلٹ آ جاتا ہے. وہ جس طرح سے وہ سب وہ جو ہے نا انہوں نے مطمئن کرنا ہوتا ہے، اور کہیں جن لوگوں پہ نشان لگا لیتے ہیں. چپ ہوگی. کامران مرتضیٰ صاحب، آپ نے شاید سینٹ میں اس کا ڈسپلے دیکھا، وہ کہتے ہیں چپ ہوگی اس کی. خیر وہ بھی انٹرنیٹ سے ہی چلے گی، کسی سسٹم سے ہی چلے گی، یا وہ مطلب کیا بتایا گیا آپ کو اس کے بارے میں؟ فرض کر لیجئے کہ وہ چپ جو ہے نا ریپلیس ہو جائے اور وہ کہیں پہ بھی جو ہے نا وہ یا اس کی جو ہے نا وہ ترسیل پراپر نہ ہو، کہیں پہ راستے میں جو ہے نا آگے پیچھے ہو جائے، یا جو اس کے جو وہ ماسٹر مائنڈ ہے جنہوں نے یہ سارا کچھ پلان کیا ہے وہ جو ہے نا اس کے ساتھ جو ہے نا ایک وہ ایکسٹرا جو ہے نا وہ ایک چپ ایسی آ جائے جس میں جو ہے نا ہر 100 ووٹ کے بعد جو ہے نا 50 جو ہے ووٹ جو ہے وہ ایک مخصوص شخص کو یا ایک مخصوص نشان کو جو ہے نا اس نے جو ہے نا وہ گرانے ہوں. یہی الیکشن کمیشن نے بھی کہا تو کوئی بھی اس کو بالکل صحیح بات. ٹھیک، یہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ممکن نہیں ہے. پتہ نہیں کیوں خان صاحب یہ ضد کر رہے ہیں کہ نہیں ہم نے اسی طرح سے کروانا ہے. اچھا چلے پھر ایک اور اس کا اینگل بھی لے لیجیے، یہ بہت اچھی چیز ہوگی، مگر الیکشن لاز میں اس کے ساتھ جو ہے نا اس کے ساتھ ایک تقدس جو ہے نا وہ اٹیچ ہوتا ہے. وہ جو تقدس ہے وہ کہاں پہ رہ جائے گا؟ یعنی اب بھی جو ہے نا اس وقت بھی ایسے لوگ یا ایسی سیاسی پارٹیاں جنہوں نے آپ سے زیادہ ووٹ لیے ہوئے ہیں، جو 50% سے زیادہ ووٹ لیے ہوئے ہیں، سارا کچھ درست سمجھ لیجئے، تو وہ آج بھی اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہے. اور بلاول نے جو ہے نا وہ فلور کے اوپر یہ کہہ دیا کہ جی میں آج سے جو ہے نا اگلے الیکشن کے اوپر جو ہے نا میرا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو اس کے بعد اس کے ساتھ سینکٹریٹی جب نہیں رہ جائے گی تو پھر آپ کس چیز کا الیکشن کروائیں گے؟ یہ باتیں مل جل کے بیٹھ کے حل کرنے کی ہوتی ہیں. ایون پارلیمنٹ سے جو باہر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی اس میں شریک کرتے ہیں. بالکل. اچھا حامد خان صاحب، آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ کیونکہ مجھے یہ معلوم ہے، ابھی ہم ذکر بھی کر رہے تھے اس بات کا کہ آپ اور خان صاحب تو چاہتے تھے، جب شروع میں آپ کی کچھ میٹنگز بھی شاید الیکشن کمیشن کے اندر اس حوالے سے ہوئی، تو کیا اس وقت کیا موقف تھا پی ٹی آئی کا؟ وہ دیکھیے ہمیشہ سے پی ٹی آئی کا یہ ویو تھا کہ الیکٹرانک ووٹنگ ہونی چاہیے، کیونکہ دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں تو اس کے مطابق ووٹنگ پیٹرن بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے تحفظات سامنے رکھ کے. تو مجھے یاد ہے جو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ایک دفعہ جب ابھی ناصر الملک صاحب تھے ایکٹنگ چیف الیکشن کمشنر، اس وقت بھی ہم کو ملنے گئے تھے عمران خان صاحب، میں اور ساتھ ہمارے ایک اور ساتھی تھے، اور ہم نے اس ٹاپک پہ بات کی تھی. انہوں نے کہا کہ اپنے عملے کو بلا کے کہا کہ بھئی یہ اس کی کیا پاسبلٹی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ اس کے ایک تو اخراجات بجٹ بہت لمبا چوڑا چاہیے. انہوں نے بتایا کہ یہ بجٹ جو ہے ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے، یہ حکومت سے ہم مانگیں گے اور وہ کب تک دے سکے. ایک تو یہ اسپیکٹ انہوں نے بتایا.
जो दुश्वारी है। दूसरा उन्होंने ये कहा कि ये सारे मुल्क में एक वक्त में नाफिज करना हमारे लिए प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। ना हमारे पास इतना बड़ा स्टाफ है, ना हमारे पास इतने वसाइल हैं कि हम वो एक वक्त में इसको नाफिज कर सकें। तो ये अलबत्ता स्टेप बाय स्टेप हो सकता। उसके साथ मैंने भी एग्री किया था, मैंने कहा ये बात सही है, मेरे ख्याल में अभी से ये काम शुरू कर दें लोकल बॉडीज के इलेक्शंस में, कहीं कहीं पर से आप ये लेके आए। बल्कि उस वक्त ऑफर भी हमने की थी कि क्योंकि केपीके में हुकूमत बन चुकी थी पीटीआई की, तो हमने कहा था कि इब्तदा आप वहां से कर लें, आप जो लोकल बॉडीज का इलेक्शन केपी में होगा उसमें आप सिलेक्टेड हलकों में, सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखें, ताकि एक दफा आपको, अवाम को, पॉलिटिकल पार्टीज को कॉन्फिडेंस हो जाए कि ये सिस्टम जो है चल सकता है, तो वहां से आप शुरू करें। मैं आज भी समझता हूं कि इसमें कोई बुराई नहीं है, हिंदुस्तान कर सकता है। हमने खुद लाहौर हाईकोर्ट बार में एक्सपेरिमेंट किया है, कामयाबी से चल रहा है। लेकिन इसकी दो चीजें जरूरी हैं। एक तो ये कि सबको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सिर्फ बाई मेजॉरिटी ये नहीं होना चाहिए, बाई कंसेंसस होना चाहिए। जिस तरह पास हुआ है वो मुनासिब नहीं है, ये बुलडोज नहीं होना चाहिए था, कंसेंसस होना चाहिए था, क्योंकि इलेक्शंस में तो सबने हिस्सा लेना है। आज एक की हुकूमत कल दूसरे की हुकूमत होगी, लिहाजा ये तरीकाकार नहीं था। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन इसमें वाइटल रोल प्ले करता है, तो उसने इलेक्शन कराने हैं, फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराने हैं, उसकी जिम्मेदारी है। जब तक वो अपनी तरफ से इत्मीनान का इजहार ना करे कि भाई हाँ हम करा लेंगे, हमारे पास ये सेफ गार्ड्स हैं, इन सेफ गार्ड्स की बुनियाद पर हम इलेक्शन करा लेंगे, आप सबको मुतमईन कर सकेंगे, तो तब तक उन पर एक ऐसा बर्डन डाल देना जिसके लिए वो तैयार ही नहीं है, तो ना उनके वसाइल तो हैं, फिर इंटेंशंस को लोग चैलेंज करते हैं। खान साहब एक सेकंड के लिए आपको, अच्छा आप कर ले, फिर मैं जी। दूसरी बात ये है जो बड़ी अहम थी, अगर इसमें कॉन्फिडेंस पैदा, तो ऐसा निजाम होना चाहिए जिसमें पेपर ट्रेल भी अवेलेबल हो। एग्जैक्टली, जो कि इसके अंदर उन्होंने कहा है कि हमारे पास दस्तावेजी सबूत ही नहीं होगा। सर हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब, पाकिस्तान का बहुत मोतबर नाम कानून के हवाले से, आइन के एतबार से। सर हमें फोन पे ज्वाइन करें, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम एतजाज साहब। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आपका, ठीक है आप? ठीक है, आज बिल्कुल ठीक जी। हम सुनना चाह रहे हैं कि आप क्या कहते हैं इस कानून साजी के ऊपर, ईवीएम के ऊपर, और फिर कल आपके तो रहनुमा जरदारी साहब ने कहा कि ये बीज कोई बो रहा है, फल इसका कोई और खाएगा, तो इसको आप किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं? कल का जो वाकयात थे, जो सीन थे, वो तो जरा तकलीफ दे थे। पार्लियामेंट में इस किस्म का जो मतलब है हादसा हुआ है, और जो एक अफरा तफरी हुई है, वो नहीं होनी चाहिए। उसको पार्लियामेंटेरियंस को अवॉइड ही करना चाहिए। पर मैं ये समझता हूँ कि जो ये मामला इलेक्शंस का है ना, आप ईवीएम छोड़ के आप लौहे महफूज ले आए और उस पे रिजल्ट आने शुरू हो जाए, तो कोई नहीं मानेगा, क्योंकि एतमाद नहीं है, एक दूसरे पर भी एतमाद नहीं है, और जो प्रोसेस है उस पर भी अब एतमाद नहीं है। इलेक्शन कमीशन, अमेरिका में तो कोई इलेक्शन कमीशन नहीं होता, कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं होता। अपनी अपनी रियासतें अपने अपना कानून बनाती है, अपना तरीक़ेकार बनाती है, अपने एम्प्लॉइज को उसमें लगाती है। बरतानिया में कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है। यहाँ वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हमें मुसलसल मुतवातर डिसअपॉइंट किया सारी कौम को, और उन्होंने अपने इख्तियारात भी इस्तेमाल नहीं किए। और वहाँ सेशन देखिए जो इंडिया में चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, या आप देखें मनोहर सिंह गिल चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, सारी उसकी मशीनरी हिंदुस्तान की उसके मातहत हो जाती थी, और वो नजर आता था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर। हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर मरंजा बनाएं
जो हुक्म आ गया एस्टैब्लिशमेंट से वो करते गए। तो इसमें इलेक्शन कमीशन जो बहुत इस वक्त नेकोकार बन रहा है, वो भी कोई ऐसे वो एक तसलसल है जिससे डिसअपॉइंटमेंट हुई है। अब जहाँ ईवीएम का ताल्लुक है, ईवीएम प्रैक्टिकली एक चीज तो याद रहने लगे, तो मेरा नहीं ख्याल 2023 तक ये चल ही सकती है, लग ही सकती है। ये 2023 तक तो नहीं चल, इसमें कोई आप हल्के चुन लें अगर 10-20 पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे और उनमें ये कर दें उसके साथ, तो शायद ये एक पेशरफ्त हो, क्योंकि दुनिया ने तो अब मशीनों की तरफ जाना है। जी बिल्कुल, लेकिन और सर लेकिन इसका जो- हमारे यहाँ तो मशीनों से ऊपर भी मशीनें हैं ना, तो उसका क्या आपने नहीं, इत्मीनान की नहीं। बात की है? और फिर अगर नहीं, अच्छा नहीं, जी मैं आपको बताऊं, ये मिलजुल के बैठ के ऐसी मशीन इनको इजाद करनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, ये हाई कोर्ट में सिलसिला चल रहा है, इसमें जो ऑब्जेक्शन है ना, मैं आपको बताऊं ऑब्जेक्शन क्या है। ऑब्जेक्शन ये है कि जो मशीन में सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर में कोई ऐसी ग्लिच डाल दी जाएगी कि वो हर 9 वोटों के बाद एक वोट मिसाल के तौर वो नवाज शरीफ को चला जाएगा, ये ग्लिच हो जाएगी, या हर 8 वोट के बाद 2 वोट चले जाएंगे और कोई सबूत नहीं होगा। जो डुअल सिस्टम है, जो हाईकोर्ट में भी प्रैक्टिस होता आ रहा है, वो इसके लिए एक सोल्यूशन है। उसमें होता क्या है कि पहले मशीन आपका अंगूठा रिकग्नाइज करती है, जब अंगूठा रिकग्नाइज कर लिया तो फिर वो मशीन कोई दूसरा अंगूठा लगने नहीं देगी, तो इसमें डबल वोटिंग नहीं हो सकती। ठीक। अब नवाज शरीफ को और मुस्लिम लीग नवाज को सबसे ज्यादा तकलीफ है डबल वोटिंग के ना हो, क्योंकि उनके तो उन्होंने 30 साल से वो लिस्टें फहरिस्तें बना रहे हैं और उनके कोई 20-20 हजार हर सूबाई हल्के में जाली वोट है, हम जानते हैं, हमने देखा है पढ़ते हुए। अच्छा, अब वो उनके अब तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब उनके वाइस प्रेसिडेंट वो मानते हैं कि उन्होंने इलेक्शन चोरी की। अब वो अंगूठा जब रिकग्नाइज हो गया तो दूसरा वोट नहीं पड़ सकेगा उस अंगूठे से। अच्छा, लेकिन दूसरी चीज जब वो दबाता है बटन और रिकग्नाइज हो जाता है तो एक बैलेट पेपर स्क्रीन पे आ जाता है, जो स्क्रीन है साथ कंप्यूटर, ठीक है, उस स्क्रीन पे आ जाता है और आप अपना अंगूठा फिर अपने कैंडिडेट के नाम पे रख देते हैं। फिर वो आपसे मशीन कंफर्म करती है खुद ही कि यही आपका है। आप उसको जब कंफर्म करते हैं तो फिर 2 काम करती है मशीन बजट वक्त। एक क्लिक करके, एक क्लिक में आपके खाते में वो वोट चला जाता है, एक सही, इफराज हसन के खाते में चला। ठीक। अब दूसरे जो मशीन करती है कि वो जो बैलेट पेपर था उसका अक्स कागज पे निकाल के आपके सामने आपके पास दे, ठीक, आप वोटर के जी हाथ में बिल्कुल, आ जाए। उसमें फिर वो दस्तावेजी उसको- सबूत आपके पास है, लेकिन सर जो इस मशीन को उन्होंने देखे ना वोटर उसको नहीं, अभी सुन लीजिए, हाँ। वोटर उसको फोल्ड करता है और स्क्रीन से बाहर निकलता है और बाहर निकल के सबके सामने वो वोटर उस ट्रांसपेरेंट डब्बे में जितना ऑर्डिनरी वोट होता है डाल देता है। ठीक। अब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉनिक काउंट हो गया, एक पेपर काउंट हो गया, और हाई कोर्ट में हमने देखा है कि अब बिल्कुल सही इलेक्शन होते हैं। ये हामिद खान साहब भी यही बात कर रहे हैं सर, लेकिन ये वो इलेक्शन होता है जिसके अंदर सिर्फ मशीन नहीं, मशीन के अब आरटीएस का सिस्टम आप देख ले, वो बैठ गया, उसके ऊपर भी बहुत सारे एतराजात हैं, तो ये नहीं, वो आप हाँ। वो देखो वो जो है ना आत्मा, वो बैठने को तो हर चीज बैठ सकती है और ये आप भी है। तदारक करें, आप तदारक करें, हाँ। आप बिजली का भी रखें और बैटरियां भी रखें, हाँ, सही बात है, आप तदारक करें, हर चीज का आप सोच सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो अहम बात, बिल्कुल बहुत शुक्रिया एजाज साहब, जो आपने अहम बात की है वो ये कि 2023 तक तो जाहिर है इस मशीन का इस्तेमाल जो है वो तकरीबन मुश्किल है बहुत। खान साहब, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद हम दोबारा अपने पैनल के साथ ये बात करेंगे कि हो क्या सकता है, होना क्या चाहिए, ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब सलमान अकरम राजा साहब, कामरान मुर्तजा साहब और हामिद खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक से पहले इत्तेज़ाज़ साहब ने थोड़ी देर के लिए ज्वाइन किया। हामिद खान साहब, रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन अब क्या होना चाहिए? इससे पहले कि मैं बाकी शुरका के पास जाऊं, क्या आप कहेंगे कि अब उनके लिए उनको अब डिफाइन करना है, ये सारा केस उनके ऊपर डिपेंड करेगा, कोर्ट कितना वैल्यू करेगी इनको? देखिए, इलेक्शन कमीशन को काफी मुश्किल में डाल दिया गया है। उनको तो पहले से भी कह रहे हैं कि हमारे पास इंतजामात नहीं है, अभी हम इतने थोड़े नोटिस के ऊपर नहीं कर सकते। राइटली समझ आती है बात, क्योंकि जितना बड़ा जिम्मेदारी है उसको पूरा करने के लिए अभी तो इब्तदाई नहीं हुई है। तो ये इस वक्त जो क्रिटिकल जो रोल है वो इलेक्शन कमीशन का है। चलो, आपने कानून बना दिया, अब वो कानून बना के आपने एक जिम्मेदारी किसी अदारे को दे दी। अब वो अदारे के पास वो वसाइल ही नहीं है, अदारे के पास उस हिसाब से उसने अपना होमवर्क ही नहीं किया हुआ, तो अब वो किस तरह से डिस्चार्ज करेगा उसको? उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए तो ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये बात तो सबकी मर्जी से होनी, क्योंकि अगर तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम हमने अडॉप्ट करना है, जिसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबको एक पेज पर होना चाहिए। यानी अपोजिशन को भी, गवर्नमेंट को भी, और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन को, जिसने एक्चुअली प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड ये सब कुछ करना है। तो कल को अगर कल को लिटिगेशन भी जो चलती है या इसकी चैलेंज भी होता है, मेरे ख्याल में कोर्ट को सबसे ज्यादा अहमियत जो देनी पड़ेगी वो इलेक्शन कमीशन की जो है रिपोर्ट जैसे को खुफिया रायदही वाले इशू के अंदर उन्होंने दी इलेक्शन कमीशन को। देखिए ना, अल्टीमेटली प्रैक्टिकली तो उसने कराना है ना, उस पर जिम्मेदारी है, तो इसलिए उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। उसका एक बहुत क्रिटिकल रोल है, और उस रोल को सामने रखते हुए जब तक कि वो इस पोजीशन में ना हो कि प्रैक्टिकली इलेक्शन करा सकें, स्वाय इस बात के कि फिर उनको बुरा भला कहा जाए या उन पर इल्जाम लगाए। अच्छा राजा साहब, इसके पॉलिटिकल, अब जाहिर है ये बात कहने को बहुत आसान है कि टेक्नोलॉजी आ गई है, हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक और ताकत है, एक तीसरी कुव्वत या इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट के ऊपर हमेशा से सियासी जमातों ने अपने शकूक और शुबहात जो है वो जाहिर किए। ऐसी सूरत में इस मशीन का ले आना, 2023 इलेक्शन कराना, ये क्या मानी रखेगा? कितना ये क्या कर सकता है इस मुल्क के अंदर? जी बिल्कुल, यही एक बुनियादी बात है। देखिए, जो हम ये तीसरी कुव्वत या एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं, जो खौफ हमें रहता है, ये और बहुत से ममालिक में नहीं है। अगर आप भारत को देखें, वहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग इसलिए नहीं हुई थी कि धांधली ना हो, वहां इसलिए हुई थी कि बहुत बड़ा मुल्क है और वो चाहते थे कि जो रिजल्ट है उसकी कंपाइलेशन, उसकी जो उसको तरतीब देना जो है उसमें सूरत पैदा हो जाए। और एक बड़ी हिस्ट्री है वहां पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की, जिसमें ये आंसर जो हमारे यहाँ जो एक तशवीश है बिल्कुल शामिल नहीं था। अब इसके होते हुए एक आप मरकजी नौयत का निजाम बना रहे हैं, जहां पे एक जगह बैठ के ये फैसला किया जा सकता है कि कितनी लाख वोटिंग मशीनों में हमने वो सॉफ्टवेयर डालनी है जो हर 8 वोट के बाद एक निशान या एक कैंडिडेट के हक में वोट डाल दे। उसके बाद जो ये बात की जाती है कि कागज होगा, एक पेपर ट्रेल होगी जो कि डब्बे में बैलेट पड़ेगा, तो बात तो फिर वही वापस आ जाएगी कि क्या डब्बों में भी पहले से जो इलेक्ट्रॉनिक वोट तयशुदा थे उनके बराबर वोट डाले गए हैं? क्या बैलेट स्टफिंग हुई है? जो आज हमें शिकायत बताई जा रही है इस मौजूदा निजाम के हवाले से कि बैलेट पेपर जो है वो स्टफ किया जा सकता है बैलेट बॉक्सेस में, वो शिकायत तो तब भी रहेगी। तब भी ये कहा जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में पहले से तयशुदा मिकदार में एक पार्टी के हक में वोट डाले गए और फिर उस मिकदार को बराबर किया गया पेपर ट्रेल के जरिए, और वो कागज जो है डाले गए टुकड़े बैलेट बॉक्सेस के अंदर। तो जो आज मुश्किल है वो तब भी रहेगी। इसलिए बहुत ही अहम मामला है कि हम एक ऐसा माहौल पैदा करें जहां हमें एतबार हो इलेक्शन कमीशन पे। जो एजाज साहब ने बात की, उसमें कसूरवार सिर्फ हमारा इलेक्शन कमीशन नहीं है, उसमें कसूर उस तमाम माहौल का है जिसमें इलेक्शन कराए जाते हैं। 2014 में जब ट्राइब्यूनल बना था, जिसकी सरबराही उस वक्त चीफ जस्टिस आसम मुल्क ने की थी, 2013 के इलेक्शन के हवाले से, कि क्या उस इलेक्शन में कोई किसी सेंट्रल जगह से कोई साजिश की गई या कोई मरकजी साजिश थी जिसने तमाम इलेक्शन को काबू करने की कोशिश की। तो मैं इलेक्शन कमीशन का उस मामले में वकील था। 5-6 माह हमने बहुत गौर से तमाम इलेक्शन के प्रोसेस को देखा, और उसमें किस तरह वोटों को प्रिंट किया जाता है, किस तरह वोटों को पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाया जाता है, किस तरह उनका रिकॉर्ड रखा जाता है,
یہ تمام باتیں دہائیوں میں عرض کروں طے ہوئی ہیں، اور لوگوں کو اب بھی سمجھ نہیں آتا کہ کس طرح فارم بھرنے ہیں. جو آپ کے پریزائڈنگ بالکل جو عام لوگ ہیں ان کو تو ابھی بھی بہت سارے بوگس ووٹس ضائع ہو جاتے ہیں ووٹس. بالکل صحیح بات ہے. تو اس کی تو آگاہی جب آپ ایک نیا نظام لائیں گے تو اس میں جو ٹریننگ ہے، ابھی جو کاغذی نظام ہے اسی میں فارم بھرنے میں اتنی دقت پیش آتی ہے. بالکل یہ بات واضح تھی کہ جو ہمارے اسکول ٹیچر صاحبان لگائے جاتی ہیں الیکشن والے دن پریزائڈنگ افسر کے طور پہ، وہ کام نہیں کر پاتے. صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. کامران مرتضی صاحب اس کی ووٹنگ میں اپنی ایک مشکلات ہوں گی، ٹیکنیکلٹیز ہوں گی، اس مشین کو سمجھنا. میں بھارت کے الیکشن کمیشن بھی گیا، میں نے وہ مشین دیکھی ہے جو وہاں پہ استعمال ہوتی ہے. اتنا آسان نہیں ہوگا ایک عملہ تیار کرنا. اور فوری طور پر 2023 کے الیکشن میں کامران مرتضی صاحب کیا اگر آپ کتاب پڑھیں جو چیف الیکشن کمشنر تھے کچھ عرصہ پہلے، قریشی صاحب انڈیا کے، ان کی کتاب ہے ان ڈاکیومنٹڈ ونڈر. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ میں کلیدی ترین جو کردار ہے وہ پولنگ ایجنٹ کا ہے. ہر کینڈیڈیٹ کے وہ مشینوں کو دکھاتے ہیں پولنگ ایجنٹس کو. پولنگ ایجنٹس کے پاس استطاعت ہوتی ہے کمپیوٹر ٹیکنالوجی کو سمجھتے ہیں، وہ چیک کرتے ہیں کہ اس کے اندر پہلے سے کوئی ووٹ ایمبیڈڈ تو نہیں ہے، اس کا سافٹ ویئر کیا ہے، ان کو ٹرائل رن دی جاتی ہے. ٹھیک بات ہے. اب یہاں پہ تو خیر ابھی دسکا کے الیکشن میں سر جو کچھ ہوا، کامران مرتضی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر آپ الیکشن کو مؤخر بھی کر سکتے ہیں؟ کیا تاخیر بھی اس سے ہو سکتی ہے اگر گورنمنٹ رہتی ہے، اپوزیشن اس کو اسٹرائک ڈاؤن نہیں کروا سکتی ہے، یہ قانون ریپیل نہیں ہوتا؟ کیا امکانات ہو سکتے ہیں الیکشنز کے؟ ایک آرگومنٹ تو یہ بھی چل رہا ہے نا، اس وقت ڈیمانڈ یہ تھی کہ جی بیفور ٹائم جو ہے الیکشن کروائے جائیں. تو ایک آرگومنٹ یہ بھی چل رہا ہے کہ نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی. کہ جی قانون تو کہہ رہا ہے ای وی ایم سے، اور ای وی ایم جو ہے نا چونکہ ای وی ایم نہیں ہوگی تو اس لیے رادہ بھی نہیں ناچے گی. تو ایک آرگومنٹ اس وقت یہ بھی موجود ہے. مگر اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ ہم شاید بہت سی چیزوں پہ اعتبار کر لیتے ہیں. ہم شاید اس دفعہ بھی ڈسے جاتے، مگر پچھلی دفعہ آر ٹی ایس کے ڈسے ہوئے ہیں. ابھی چند دن پہلے جو ہے نا چونڈے کی رپورٹ آئی ہے، یہ اپنا ڈسکے کی رپورٹ آئی ہے. ڈسکے کے ڈسے ہوئے لوگ بھی موجود ہیں. تو جب کسی ملک میں اس طرح کے معاملات ہوں، اور ہمیشہ جو ہے نا، بلکہ میں اور آپ کو سینٹ الیکشن کی بات بتا دیتا ہوں. ہمارے سارے سینٹ الیکشن جو ہے نا، وہ کس کو ووٹ دینا ہے کس کو نہیں دینا، اس میں تو ایون جو ہے نا وہ بہت ساری چیزوں کی تقسیم جو ہے وہ کسی اور کے ہاتھوں سے ہوتی ہے. اس میں جو کچھ اگر میں کہوں آپ کے ٹی وی پہ تو آپ کو بھی گالیاں پڑھنی، ٹویٹر پہ پڑھنی شروع ہو جائیں گی، مجھے بھی پڑھنی شروع ہو جائیں گی. تو یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ اس ملک میں ہوتا ہے، اور ہم پڑھے لکھے لوگ یہ رو رہے ہیں کہ خدا کے واسطے نہ کرو اس طرح سے ملک برباد ہو رہا ہے جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہو. تو الٹیمیٹلی اگر وہ اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیں تو ہم جو ہے نا بہت چیزوں پہ جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ خوشی سے مرنا جاتے اگر اعتبار ہوتا. ہم کو تو اعتبار نہیں ہے آپ پہ کہ آپ جو تیسری قوت آتی ہے، جو ریزلٹ جو ہے نا، جو مثبت نتائج جو اس میں ہوتے ہیں، وہ مثبت نتائج سے ہم جو ہے نا وہ ڈرتے ہیں. ہم اس مثبت نتائج کو روتے ہیں کہ خدا کے واسطے. صحیح بات ہے، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کامران مرتضی صاحب. یہی اصل پوائنٹ ہے سر، یہی اصل پوائنٹ ہے. میں بریک کے بعد آپ سے ہی اس پہ دوبارہ بات بھی کروں گی کہ اس طرح پھر کیسے الیکشن ہوگا. آلریڈی جو ہے صورتحال یہاں بد اعتمادی ہے، جو مولانا نے آج کہا، جو اپوزیشن پارٹی سوچ رہی ہیں، کس طرح کوئی اعتبار کرے گا، اس پہ بریک کے بعد بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کامران مرتضی صاحب، اب ہم مولانا کی جو ٹون دیکھ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں پی ڈی ایم کا اجلاس بھی ہوگا، پیپلز پارٹی بھی چاہ رہی ہے عدالت میں جائیں، تو آپ کے پاس اب اس کا حل کیا ہے؟ کیا اسٹریٹجی آپ نے اختیار کرنی ہے حکومت پہ دباؤ ڈالنے کے لیے؟ کامران صاحب جی، کامران صاحب کو آواز نہیں جا رہی. ہیلو جی سلمان صاحب، آپ کیا کہیں گے، کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے سر؟ یہ دیکھیں، یہی جو بنیادی نکات قانونی ہم جن کا احاطہ کر رہے ہیں، ان کو میرا خیال ہے سامنے رکھ کر ایک لائحہ عمل قانونی بھی بننا چاہیے اور سیاسی بھی بننا چاہیے. جو کل ہوا وہ ایک اور حوالے سے بھی بہت بڑی بدقسمتی تھی. دیکھیں، ایک جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ کو استعمال کیا گیا
سینٹ آف پاکستان کو زائل کرنے کے لیے. سینٹ جو ہے وہ صوبوں کی نمائندہ صوبوں کا نمائندہ ایوان ہے, اس میں ہر صوبے کی برابر نمائندگی ہوتی ہے. اگرچہ جوائنٹ سیشن کا جو طریقہ ہے وہ آئین میں دیا گیا ہے, لیکن اس کا مقصد بہت ہی کسی غیر معمولی صورت میں قانون سازی کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک دن میں بیٹھ کر آپ 30, 40, 50 قوانین جوائنٹ سیشن میں پاس کرا لیں جو آپ سینٹ میں نہیں پاس کرا سکتے. یہ مطلب یہ ہوا کہ آپ صوبوں کا جو نمائندہ ایوان ہے اس کو بے اثر کرنا چاہتے ہیں تھرو اے جوائنٹ سیشن. یہ میں سمجھتا ہوں ایک سیاسی سانحہ بھی ہے, قانونی تو بہرحال جو بھی ہے وہ معاملہ عدالتوں میں جائے گا, لیکن اس کو سیاسی سطح پہ بھی اجاگر کرنا بہت ضروری ہے. اچھا حامد خان صاحب, اب چونکہ آخری پروگرام کا حصہ ہے, اگر یہ اس پہ الیکشن ہو جاتے ہیں, اگر ہم کہہ دیں کہ اپوزیشن ناکام ہو جاتی ہے یا جو بھی ہے, تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ کیوس نہیں ہوگا؟ کیونکہ لوگ تو یہاں پہ آروز کے اوپر ابھی ڈسکا کہ آپ نے دیکھا کوئی نہیں مانتا, تو نتائج کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں. نہیں, پہلی تو چیز اس میں ممکن مجھے نظر نہیں آ رہا کہ الیکشن کمیشن 2023 میں یہ الیکشن کرا سکیں الیکٹرانک. جو حالات اور جو ان کے وسائل ہیں, جو خود کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں, نہ ہمارے پاس ابھی تک ٹیکنالوجیکلی ہم اس میں کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم کرا سکیں, تو پہلے تو مجھے یہ ہوتا نظر نہیں آ رہا. یہ جھگڑا ہی چلے گا 2023 تک, آپس میں جھگڑا چلے گا, الیکشن کمیشن کیا کہے گا. تو لا محالہ عین ممکن ہے کہ چلو قانون بن بھی گیا, اگر اس کو سپریم کورٹ اپہولڈ کر بھی لیتی ہے کہ آئینی ضروریات پوری ہو گئی تھیں, چاہے اس کے مقاصد, تب بھی شاید اس میں اس حد تک کرنا پڑے کہ یہ 2023 میں نہیں ہوگا, اس کے بعد آہستہ آہستہ شاید سپریم کورٹ کو یہ کوئی کرنا پڑے, ان بٹوین ایک راستہ ڈھونڈنا پڑے کہ آپ فوری طور پہ اس کو نفاذ نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی, اس کو کرنی پڑے گی اس لحاظ سے. اگر الیکشن بالکل, کامران صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ لاسٹ سر منٹ ہے کہ کیا اب اپوزیشن کی کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے؟ مولانا کی ٹون تو بالکل ڈفرینٹ ہے اور بڑی اگریسو ہے آج. دیکھیے ہم اب بھی ان کو کہہ رہے ہیں, ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ دستوری راستے اختیار کریں. دستوری راستہ پارلیمنٹ تھا, پارلیمنٹ میں لوگوں باقی پارٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے یہ معاملہ طے کرنا چاہیے تھا, یا عدالتیں اس کو دستوری طور پہ حل کریں معاملے کو, ورنہ کل یہ نہ ہو کہ یہ معاملہ عوام کے ہاتھ میں چلا جائے, سیاسی جماعتیں پیچھے رہ جائیں اور لوگ جو ہے نا وہ الیکشن کے پولنگ کے دن جو ہے نا اس کو جو ہے نا وہ اپنے ہاتھ میں اگر لوگ لے لیں پھر کیا ہوگا. تو یہ لوگ شاید نہیں سمجھ رہے, جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں یا گورنمنٹ کے پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ بھی اس بات کو نہیں فالو کر پا رہے. اور آپ اب پارلیمان کے اندر بھی ایک جاتے جاتے یہ بھی پوچھ لوں کہ کیا آپ لوگ کوئی لے کے آ رہے ہیں چیئرمین سینیٹ یا ڈپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد؟ دیکھیے عدم اعتماد جو ہے یہ اب ثابت ہو گیا کہ عدم اعتماد اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ اس سے ہاتھ نہیں ملائیں گے ان لوگوں سے, اور ان لوگوں سے ہاتھ ملا کے اگر آپ نے گورنمنٹ کو ٹاپل کرنا ہے تو اس سے بہتر یہ کہ آپ ہمیشہ. تو بلوچستان میں تو آپ نے ملایا سر, بلوچستان میں تو ملایا آپ نے ہاتھ. ہم نے ان کو گرانے کی حد تک وہ ہاتھ ملایا, ان کو گرانے جام کمال کو رخصت کرنے کی حد تک. ہم تو سب کو رخصت کرنا چاہ رہے ہیں, اب کوئی دوسرا لیکن پھر ملایا تو نا, مگر ہم ان کے ساتھ آگے شریک نہیں ہوئے. ٹھیک بات ہے, ٹھیک. اچھا, یہ ایک اچھا موقف بہرحال مولانا کا ہے, اور کل مریم بی بی نے بھی اس پہ بات کی ہے, لیکن پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی جو دوسری گروپس ہیں ان کی تھاٹ کیا ہے یہ ابھی ظاہر ہے دیکھنا ہے اس کے اوپر کہ کیا صورتحال بنتی ہے. بہرحال انٹرسٹنگ ہوگا یہ دیکھنا اس کیس کو بھی, اس قانون کو بھی, اس کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو بھی. اور الیکشن کمیشن نے بہت اچھے انداز میں اپنے جو اعتراضات تھے وہ اٹھائے تھے. اگر یہ معاملہ کورٹ میں جاتا ہے تو ان کا اوپینین میرے خیال ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوگا. گفتگو آپ نے سنی ہے, فیصلہ آپ کا.